हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो में मैं पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये आपका एलटी का सिलेबस है। तो आज की इसमें से जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो इसमें से होंगे आपका, एक तो आपका होगा शिक्षण सहायक सामग्री वाला। कहाँ गया, ये रहा शिक्षण सहायक सामग्री वाला टॉपिक। ठीक है, देखिए ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, तो एक तो शिक्षण सहायक सामग्री से टॉपिक लिया जाएगा, दूसरा लिया जाएगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान से, वो नीचे कहीं होगा, आप देख सकते हैं सिलेबस में। और जो तीसरा लिया जाएगा वो ये आपके सामने दिख रहा है, बुद्धि वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ क्रियात्मक अनुसंधान जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे कहीं है। अगर आप चाहें तो नीचे कोई ये पूरा सिलेबस है, ये है क्रियात्मक शोध वाला टॉपिक, तो इससे भी लिए जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, पहले क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चन ऐसे मैं लाते रहूँगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा चैनल को, तो पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास शिक्षा, समाज, विद्यालय व वातावरण। इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। अभी डेफिनेशन है कि ये डेफिनेशन दी गई थी एम.एस. कोरे के अनुसार कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन परिभाषाओं में से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एम.एस. कोरे के अनुसार ये दी थी। अब आप मुझे बताएंगे कि पहली बार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था। का आंसर आपके सामने इसी क्वेश्चन का ये रहा कि स्टीफन एम कोरे वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, एक्चुअल में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग, इस शब्द को लाया कौन था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। ठीक है, उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। ऑप्शन है आपके पास जो आपको दिए गए हैं, वो है पहला ऑप्शन जो कि पाठ्यक्रम, करिकुलम, क्रियात्मक अनुसंधान या शोध अनुसंधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक अनुसंधान। यानी क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। ये रहा इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। ये क्वेश्चन इन महानुभावों की परिभाषाओं से लिया गया है। गुड एवं हॉट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न आपके सामने यूकेएसएससी लाएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ थर्ड क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान से बनता है वो इस प्रकार है कि शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन और सामान्यीकरण, शोध, आकल्प एवं परिवर्तन का कठोर होना। आपसे कह रहा है कि शोध का चरण जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। आपको पता है शोध तो जो पीएचडी वाले करते हैं वो भी एक शोध है, ठीक है, जिसको हम लोग अनुसंधान शोध भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी एक जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान और जो शैक्षिक अनुसंधान होता है, उन दोनों में डिफरेंस, ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो इस प्रकार के शोध को क्रियात्मक अनुसंधान की कैटेगरी में लाता है, पूछना चाह रहा है। तो जो इसका सही आंसर आपके सामने होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन वाला। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आपका क्रियात्मक अनुसंधान वर्ड आता है उसमें आपका मूल्यांकन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि मूल्यांकन पर ही पूरा आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो टिका हुआ है। उपकल्पनाओं का निर्माण इसमें नहीं होता, यानी आप हाइपोथेसिस इनको कह सकते हैं। दूसरा, सामान्यीकरण भी इसका नहीं होता। तीसरा, शोध आकल्प का परिवर्तन कठोर होना, ये भी नहीं है। केवल एक रीजन जिसकी वजह से कोई भी शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनता है वो है कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। ठीक है, किस तरीके से हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एग्जीक्यूशन कौन से अनुसंधान में होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। यही इसको अन्य अनुसंधानों से अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। दूसरा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। चौथा जो आपके सामने है वह क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो इसमें जो आपका लास्ट वाला है ये तो आपका गलत हो जाएगा कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें उपकल्पनाओं का निर्माण हम करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। ऐसे सांख्यिकी सत्यापन की बात क्रियात्मक अनुसंधान में कहीं नहीं की जाती है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। ऐसा तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है
ये तो किसी भी तर्क की युक्त विवेक पर जो आपकी उसकी उपकल्पनाएं बनती हैं, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो ऐसे किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान में हम लोग कोई तर्क नहीं देते हैं उसमें, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है, जो आपकी विद्यालय की समस्या है उनका निराकरण करना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर होगा कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। यानी जो भी आपको क्रियात्मक उपकल्पनाएं होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी, समस्याओं के कारणों पर। समस्या का कारण कैसा है उसी आधार पर हम लोग क्रियात्मक उपकल्पना बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्रियात्मक अनुसंधान से ही जुड़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। वास्तव में जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो टीचर और जो टीचिंग जो स्टाफ होता है स्कूल का, वही लोग मिलके करते हैं। इसमें स्टूडेंट नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट कभी भी आपका एक्शन रिसर्च का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सबसे पहले जब किसी समस्या का उत्पन्न होता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तभी उसके समाधान के लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। आपस में डिस्कशन करते हैं, टीचर स्टाफ डिस्कशन करता है, तब जाके हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं उस क्रिया के। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूचना जो संकलन नाम का वर्ड है, ये सूचना संकलन, सूचना का कलेक्शन, ये क्रियात्मक अनुसंधान में कहीं पे है ही नहीं। तो इसलिए ये आपको लुभावना जरूर लगेगा ऑप्शन, लेकिन ये पूरा गलत है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ऐसा कहीं पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम आपके क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके सामने कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी आपका एक तरीके से सही है, ठीक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सूचना संकलन वाला ऑप्शन था वही इसका सही आंसर होगा। ये रहा सूचना संकलन वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के सूचना संकलन यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसके सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, बस यही गलत है। और उसने कौन सा गलत है पूछा था, तब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, और रचनात्मकता और सृजनात्मकता के बीच में आपको अंतर आना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता हम उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, सृजनात्मकता हम उसे कहते हैं जहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई बिल्डिंग कैसे बनानी है, क्या बनानी है, तो यह आएगा आपका रचनात्मकता के अंदर। लेकिन कोई कविता वगैरह हमने कैसे लिखनी है, तो वो आएगा आपका सृजनात्मकता के अंदर, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा, उसने पूछा था कि क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, ऐसा तो है ही नहीं। सिद्धांत निर्माण में कभी भी आपका एक्शन रिसर्च का कोई रोल नहीं होता। इसमें तो जो आपके वैसे अनुसंधान करते हैं वो लोग सिद्धांत निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जो आपका शिक्षा अनुसंधान करते हैं, वो लोग शोध निर्माण करते हैं, वो लोग सिद्धांत निर्माण करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, एक्शन रिसर्च होता है, ये कभी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, जो आपका एक्शन रिसर्च होता है यानी जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये हमेशा प्रत्यक्ष चीज़ों को लेके होगा। प्रत्यक्ष का मतलब वो समस्या वास्तव में आपके सामने होगी, आप उसी के ऊपर क्रियात्मक शोध करेंगे। क्रियात्मक शोध में सिद्धांत निर्माण का कोई लेना देना नहीं है। इसके थ्रू आप कोई थ्योरी नहीं बना सकते, इसके थ्रू आप कोई सूत्र नहीं बना सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह। ऑप्शन है आपके पास, अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो एक्शन रिसर्च है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न कैसे है, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो होता है वो अध्यापकों के द्वारा, शैक्षिक प्रबंधकों के द्वारा और प्रशासकों के द्वारा, जो स्कूल का स्टाफ होगा उसी के द्वारा आपका एक्शन रिसर्च किया जाएगा। जबकि जो आपका
मौलिक अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी शोधकर्ता आ सकता है, उसमें हम किसी दूसरे शोधकर्ता की भी सहायता ले सकते हैं। तो वो किस में होता है? मौलिक अनुसंधान में होता है। जैसे आपके पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो स्कॉलर हमारी कॉलेज का हो, वो स्कॉलर हमारे विद्यालय का हो, किसी भी स्टेट का स्कॉलर आके पीएचडी कर सकता है। यह प्रमाणीकृत उपकरण पर आधारित है। ये जो पीएचडी होती है इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उसी के बेस पे अपनी रिसर्च करेंगे। लेकिन एक्शन रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बात होती है वो अध्यापक, जो प्रिंसिपल और जो वहाँ का स्टाफ होता है और जिसकी वजह से समस्या खड़ी हुई होती है, उसी के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहारिक विकास का करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, नवीन ज्ञान की खोज करने का क्रियात्मक अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, किसी भी प्रकार के विज्ञान के विकास की बात क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करता, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना, ये जरूर है, क्योंकि जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो विद्यालय में ही होती हैं और उनके समाधान से होता क्या है कि वहाँ की शैक्षिक प्रणाली सुधरती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित को सबसे बेहतर तरीके से सुमेलित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको उनके प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपको दिया गया है ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर एक तरीके का क्या है? आपका एक प्रोजेक्टर है, और हर कोई प्रोजेक्टर जो भी होता है वो हमेशा प्रक्षेपण का काम करता है। प्रक्षेपण का मतलब फेंकने का काम करता है, ठीक है। प्रक्षेपण यंत्र का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ फेंकता है। जैसे कोई चार्ट है तो उसको हम प्रक्षेपी माध्यम नहीं कह सकते, वो चीज़ फेंकती नहीं है। जब हम कोई स्लाइड अगर हम प्रोजेक्टर में लगाते हैं तो वो आपका प्रक्षेपण करता है। तो इसलिए ओपेक प्रोजेक्टर क्या है? आपका एक प्रक्षेपण साधन है, ठीक है। अगर हम बात करता हूँ किसकी? प्रयोगशाला की। जो प्रयोगशाला होती है, जो आपकी लेबोरेटरी लैब्स होती हैं, तो वो काम करते हैं दृश्य श्रव्य साधन का। प्रयोगशाला किस प्रकार के साधन के अंदर आएगी? दृश्य श्रव्य साधन के अंदर आएगी, क्योंकि हम उसके अंदर जाते हैं तो हम जो वहाँ पे इक्विपमेंट रखे होते हैं उनको देखते भी हैं और उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। इसलिए आपका दृश्य श्रव्य साधन के अंदर आएगा। अगर मैं बात करूँ प्रतिरूप, प्रतिरूप को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल। तो मॉडल हम किसे कहेंगे? जो 3 डायमेंशनल होगा, त्रिआयामी दृश्य सामग्री हम इसे कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट आता है लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन आपने नाम सुना होगा, जो कि श्रव्य साधन है एक, इसको हम लोग कान में लगाते हैं। और इसी की तरह एक ग्रामोफोन भी होता है, जिससे हम लोग संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लिंगा फोन होता है इससे हमारी भाषाई विकास होता है। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले दो अगर मैं देखूँ तो दो का कौन सा मैंने आपका लगाया? दूसरा। तो दो का दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा 100 का मैंने आपका लगाया पहला, तो 100 का पहला ये दिख रहा है। वो का मैंने आपको लगाया कौन सा? प्रयोगशाला में तीसरा, तो ये रहा। और ओ का मैंने लगाया 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अभी तक पूरी वीडियो देख ली है, लेकिन आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है। आप लाइक और कमेंट आप जरूर करें इस वीडियो में। एटलीस्ट जब आपके 200 लाइक्स होंगे तब मैं ऐसे टॉपिक वाइज अदर भी वीडियोस लाऊंगा 20 तारीख तक, जब तक आपका पेपर है 25 को। तो तब तक काफ़ी हम शिक्षा में मनोविज्ञान को कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है 25 तारीख के बाद आपने भी इन वीडियोज़ को नहीं देखना। न मेरी बनाई की वैल्यू है, न मेरे नए क्वेश्चन लाई की वैल्यू है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये है कि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। वस्तुनिष्ठता कहते हैं विभेद एवं चयन करने की शक्ति को, या विविधता कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, या व्यक्तित्व कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि, विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। ये जो डेफिनेशन है ये एक डेफिनेशन है जिसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लाया गया है। तो ये कहा किसने था कि बुद्धि, विभेद व चयन करने की शक्ति को कहा गया है? ये कहा था आपका गाल्टन साहब ने, ये डेफिनेशन दी है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए लर्नर्स, आप सपोर्ट दिखाइए अपना, लाइक करें, आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें जैसे भी वीडियो आप तक पहुंची है। उत्तराखंड की सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू आज की वीडियो के लिए।